होगी, एक बार चेक करो सभी लोग। ठीक है, हाँ साउंड में कुछ इशू था छोटा मोटा, ये टेक्निकल चीजें हैं, ऐसा हो जाता है। अब उम्मीद है साउंड ठीक आ गई होगी, देखो जरा आ गई ना। चलिए आ गया मैसेज कि आ गई है। ओके, क्लियर हो गई साउंड, ठीक है। चलिए, वो इशू था कुछ इसलिए चेक कर दिया। जब कभी साउंड का ऐसा इशू होगा ना तो हम ये लिख दिया करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगी भी कि साउंड का इशू है तो अगर ऑडिबल नहीं है तो आप जानेंगे कैसे। चलिए ठीक हो गया ये इशू, अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कल क्लास में लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था, आर्टिकल नंबर 45 था। 12 से 36 तक हम ये 12 से 35 पढ़ चुके, 36 से 51 हम पढ़ रहे थे भाग 4। भाग 4 आर्टिकल 36 से लेके 51, जिनमें से 36 से 40 हमने पढ़ लिए थे और 41 से 45 पढ़ लिए थे, 5-5 करके ना। इस 36, 37, 38, 39, 40 में एक एक शब्द में अगर बोलूं, राज्य की परिभाषा न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है, 37 कहता है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य, 39 6 बातें कहता है, 40 पंचायत की बात करता है। 41 से 45 में भी मैंने कल आपको बताया था कुछ विशेष दशाएं, बीमार, बेरोजगार, बुजुर्ग, दिव्यांग, इस टाइप के लोगों की। 42 मैटरनिटी लीव की बात करता था। 43 निर्वाह योग्य तो कम से कम वेजेस मिले, इसकी बात करता था। 44 बात करता था समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड की, जिसमें तलाक के नियम अलग हो सकते हैं, गोद लेने के और शादी के, बाकी सब सेम रहेंगे। 45 बात करता था 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर राज्य सरकार काम करे, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह खुलवा दे। आज उससे आगे बढ़ेंगे, 46 से स्टार्ट करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज इससे आगे पहले समझाऊंगी फिर पढ़ेंगे। आज हम 46, 47, 48 क्या लिखा है इनमें, तो कल शिक्षा पे आके हम ठहर गए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। 46 कहता है SC ST के हितों की बात करेंगे। ये SC ST के हितों की देखो जगह जगह बात की गई है, याद करो। शेड्यूल्स में 5वीं और 6ठी, 5वीं में SC ST की बात थी, 6ठी में AM TM बताया था आपको, ATM 2, मेघ, जोर, असम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के STs की और SCs की बात की गई थी। फिर हमने पढ़ा था भाग भी एक इनसे संबंधित था, कौन सा भाग था वो, 10वां भाग। पंचायत का 9वां था ना, 10वें में था SC ST का। और आज हम पढ़ रहे हैं कौन से आर्टिकल, तो आप आज आर्टिकल ये नीति निर्देशक तत्वों में कौन से आर्टिकल, एक तो आर्टिकल 244 था ही, यहाँ हम पढ़ रहे हैं 46वां बात करता है SC और ST के हितों की, उनके हितों की रक्षा की। ठीक है, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि SC ST के हितों का वो भी ध्यान रखें, क्योंकि किसी ना किसी राज्य में SC ST मिलने नॉर्मल सी बात है। पूरे देश के लगभग राज्यों में SC हैं, ST हर राज्य में नहीं है, लेकिन फिर भी जहां है वहां के राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको ध्यान रखे, उनके हितों का भी ध्यान रखे। 47 कहता है आपके देश, आपके राज्य की जो भी सरकार है वो पूरे समाज के लोगों को पोषण ठीक से मिले, खाने की चीजें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, बहुत मिलावटी ना हो, पोषण की बात करें। पोषण से ही कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित है, अगर आपको अच्छा पोषण मिलेगा तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब आपके यहाँ हर चीज मिलावटी आएगी, नकली दूध बिकेंगे, प्लास्टिक की चीजें बिक रही हैं खाने के नाम पे, तो इससे सबका स्वास्थ्य भी तो बिगड़ेगा ना। ये राज्य सरकार की खासी जिम्मेदारी है कि वो जनता के पोषण पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनका लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लिविंग स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं, यानी जीवन के स्तर का ध्यान रखे। जीवन स्तर के लिए राज्य सरकार को चिंता करनी चाहिए। ऐसा ना हो सारे भिखारी ही एक जैसे, कि पूरे राज्य में धीरे धीरे करके इतनी खराब स्थिति है कि लोगों को भीख मांगने टाइप के कामों में लिप्त होना पड़े ज्यादा को। तो लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड हो, उनके पास काम धाम हो, उनका एक जीवन स्तर हो, वो चीजों को ठीक ठाक जैसे नॉर्मल लाइफ जिसे कहते हैं वो जी सके, ये राज्य की जिम्मेदारी है। निभाए ना निभाए उसकी मर्जी है, लेकिन लोगों को खान पान के लिए अच्छी चीजें मिले, मार्केट में आप पैसा खर्च करें, बदले में चीज अच्छी मिले, ये राज्य को देखना चाहिए। मैंने तो कल बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि दूध का एक पैकेट जो वो 28 रुपए का हो गया। मुझे लास्ट तो मुझे 26 तक का याद था, क्योंकि हम तो दूध वैसे नहीं लेते हैं पैकेट का, लेकिन कल किसी कारण से जैसे कुछ मजदूर मिस्त्री यहाँ पे काम कर रहे थे, तो जैसे दूध कम पड़ा तो उनके लिए चाय के लिए मंगवाया, तो मुझे अचंभा हुआ 56 रुपए के वो पैकेट्स में कुछ भी नहीं था, वो 1 लीटर दूध तो कुछ था ही नहीं। तो लोग कितना महंगी चीजें जो है वो देखो, दूध चाय पानी कितना महंगा है, और उसमें भी जब पता चले कि इसमें मिलावट है और ये दूध जो है नकली है, तो ये सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद हो रहा, आप ये देखो पोषण गंदा मिलने से सेहत स्वास्थ्य कितना बिगड़ेगा। और ऐसा ना हो फिर दुनिया के
दुनिया क्या भारत के लगभग बड़े हिस्से को कैंसर या इस तरह की बीमारियां हो जाएं। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए राज्य सरकारों को। पैसा तो इंसान खर्च करके ही लेता है दूध, लेकिन उस पैकेट में बिकने वाला सच में दूध है भी या ये दिखावट है। गाय के घी के नाम पर जो ये डब्बे चल रहे हैं, ये सच में गाय का घी है? इतनी गाय भारत में है, इतना दूध है कि इतना घी बन सके, या ये सब मिलावटी है? तो ये राज्य को डीपीएसपी के दौरान कहा गया है कि आप अपने अपने राज्य में जिम्मेदारी निभाओ, लोगों का जीवन स्तर अच्छा, उनको पोषण अच्छा मिले, उनका स्वास्थ्य चलता रहे ठीक ठाक। क्योंकि अगर ये सब गड़बड़ होगा तो लॉन्ग रन में पूरे देश पे इसका असर आएगा। ठीक है, तो ये 47 में है। ये अलग बात है कि सरकारें ध्यान देती नहीं है और ये सब धड़ल्ले से चल रहा है। नकली पनीर के वीडियोस कितनी बार वायरल होते हैं, नकली दूध के, नकली चावल, नकली अंडे। मतलब आप ये देखो, इस सबका पोषण का असर हम सबके स्वास्थ्य पर ही तो आएगा। चलिए, इसके बाद 48 कहता है 2 चीजों पे काम करो भाई ढंग से, एक तो कृषि पे और एक पशुपालन पे, यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। पशुपालन अच्छा 30 रुपए का मिल रहा है आपके गांव में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शहरों में अगर निकलेंगे तो आपको ये पैकेट्स का जो दूध है तो बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ही महंगा। और 1 किलो भी नहीं होता, लीटर में तो 900 कुछ होते हैं ना, मतलब 100 ml तो थोड़ा लगभग कम ही होता है मान लीजिए। तो कृषि और पशुपालन की बात करता है आर्टिकल 48, और इसी में फिर एक क्लॉज है कि गौ हत्या, गौवध पे रोक लगा दी गई है। गौवध पे रोक लगानी चाहिए, ये राज्यों को कहा गया था, लेकिन माने ना माने राज्यों की मर्जी थी, इसीलिए बहुत सारे राज्यों ने इस पे रोक नहीं, इनफैक्ट सबने ही नहीं लगाई। मैं आपको बता दूं, गाय का वध जो है ना, वो हम हिंदू संस्कृति में गलत मानते हैं, लेकिन यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो गाय के मांस को खाना बहुत लाभदायक बताते हैं। वो कहते हैं गाय जितना न्यूट्रिशन, गाय के मांस में जो न्यूट्रिशन है वो किसी भी दूसरे तरह के नॉनवेज में है ही नहीं। चाहे आप फिश खा लें, आप चिकन ले लें, आप कुछ भी खा ले, लेकिन गाय के मांस जितना न्यूट्रिशन नहीं है। तभी तो गायों के मांस की डिमांड है विदेशों में। जो ये यूरोप है ना पूरा, ये रोटी थोड़ी खाते हैं हमारी तरह, ये हमारी तरह रोटी और चावल उतना नहीं खाते। इनका तो मेन फूड जो मेन कोर्स है ना, जैसे हम तो मेन पेट भरते हैं रोटी और चावल से, हमारे लिए बाकी सब सेकेंडरी है भाई। रोटी या पराठे या कुछ भी कह लो, पूड़ी कह लो, आटे से पेट भरते हैं या फिर चावल से। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनका मेन कोर्स में होता है नॉनवेज खाना। ये सुबह उठते ही अंडे, नॉनवेज, ये इनका मेन कोर्स है। रोटी तो बहुत सारे, एक बार जर्मनी के ना कुछ बच्चे हमारे घर आए, उन लोगों को रोटी पता ही नहीं थी कैसे खानी है, तो हमने उनका लंच किया था, स्कूल की तरफ से थे वो, तो लंच में हमने उनको रोटी दी, तो वो मतलब हम हमारी तरफ देखे कि कैसे खानी है ये, तो उन्होंने क्या किया, रोटी उठाई, मतलब एक टुकड़ा तोड़ा और उसको मुंह में डाल के बिना सब्जी लगाए। तो फिर हमने उनको बताया कि नहीं, इसका एक टुकड़ा तोड़ो, इसमें रोटी में सब्जी लगाओ तब ये खाओ। तो उन्होंने अपने जीवन में, वो कम से कम 16-18 साल के बच्चे थे, उन्होंने जीवन में रोटी ही नहीं खाई थी कभी, क्योंकि उस देश में रोटी का कल्चर ही नहीं है। तो वो क्या खाते हैं, तो वो सब्जियां खाते हैं। जैसे सुबह सुबह क्या, तो अंडे खा लिए, पोटैटोज, ये जो हमारे आलू है ना, ये हम सोचते हैं आलू अकेले क्या खाने, आलू क्या सब्जी, तो ये तो पराठे में बनाओ आलू के भर के, या फिर चाट बनाओ, या फिर आलू की जो है चटनी बना लेते हैं गाँव में तो लोग। लेकिन वो लोग मेन फूड में आलू खा लेते हैं कि आलू उबाले और उनमें बहुत हल्का सा नमक डाला, स्पाइस बिल्कुल खाते ही नहीं उनके, मतलब खाने में मसालों का कोई फ्लेवर नहीं होता। ये मसाले हमारे यहाँ हैं इतने क्योंकि बहुतायत में हैं। विदेशों में मसालों के कारण ही तो हमारा नाम बना था। मसालों की खोज में वो देखा कितनी शिप्स आने लग गई थी। तो ये बिल्कुल भी हमारी तरह स्पाइसी नहीं खाते, उबला टाइप का खाना ज्यादा खाते हैं। अब आपके यहाँ गौवध पे रोक लगाना राज्य की मर्जी थी, लगाए ना लगाए, और ऐसा करने में 2015 में हरियाणा पहला स्टेट बना जिसने गौ हत्या को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बना दिया। और ये बड़ी बात थी, इसकी देखा देखी फिर कुछ राज्यों ने और काम किया। लेकिन अभी भी मैं बता दूं, भारत से बहुत बड़ी तादाद में गौ जो मीट है ना, जो गाय का, ये बाहर जाता है। तो गाय का मीट बड़े लेवल पे विदेशों में डिमांड है, इससे पैसा कमाते हैं, इसलिए इसको रोकते भी नहीं है। खैर, इनकी रक्षा करना, पशुपालन पे ध्यान देना, खेती पे ध्यान देना, ये सब आर्टिकल 48 में लिखा हुआ था, राज्य को करना चाहिए, लेकिन निर्देश था, आदेश नहीं। इसके आगे एक और ऐड कर दिया 48A और लिख दिया पर्यावरण का संरक्षण भी राज्य को देखना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अच्छा होगा तभी गाय, जानवर और ये खेती और जनता खुश रह पाएगी। तो इसमें फिर 48A में ना इनसे जोड़ के किसकी बात कर दी गई है, यहाँ कृषि और पशुपालन लिख लें, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। यहाँ क्या कह दिया 48A में, पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट को कंजर्व करना, पर्यावरण संरक्षण, और वन्य जीवों की रक्षा करना, वन्य जीव संरक्षण, ये भी कह दिया। ठीक है, तो वन्य जीव यानी जो ये होते हैं ना नेशनल पार्क्स वगैरह, इन सब में इनकी भी केयर करना। ठीक है।
ठीक है। तो ये जानवरों से जुड़ा, पर्यावरण से जुड़ा, खेती से जुड़ा आर्टिकल 48 और 48A। 47 में कहा लोगों के पोषण का ध्यान रखो, उनके लाइफस्टाइल का, लाइफ में एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, कम से कम ताज़ी हवा मिले जो पोल्यूटेड ना हो, पीने का ढंग का पानी मिल जाए, तो जो मार्केट में चीज़ें हैं इनमें बहुत मिलावट ना हो, ये राज्यों की जिम्मेदारी है। और 46 बात करता है SC और ST की। 48 हो गया। अब 49 ने कहा हमारे देश में क्योंकि प्राचीन इतिहास हजारों सालों पुराना है, हड़प्पा का कल्चर भी यहीं था, सिविलाइजेशन उनकी यहीं पनपी थी हमारे पंजाब के आसपास के इलाके में, तब पाकिस्तान भी पंजाब था, और गुजरात के आसपास राजस्थान, महाराष्ट्र तक उनके, जम्मू कश्मीर में उनके साइट्स मिले हैं। तो ये कहा कि ऐसी चीज़ों की केयर करना, या जो मुगलों ने लाल किला बनवाया, या ये अपना आगरा का लाल किला बनवाया, या ताजमहल बनवाया, या कुतुब मीनार बनवाई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकी भी तो केयर करनी है ना। तो जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, विभिन्न तरह के स्मारक हैं आपके देश में, इनकी केयर करना तो ये राज्य की जिम्मेदारी बना दी। अब वो करे ना करे उसकी मर्जी है। तो 49 ने क्या कह दिया, जो पुराने टाइप के मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, या जिनको आप कहते हैं स्मारक हैं, इनकी देखरेख करना। तो कहा राज्य अपने यहाँ देखरेख करना। ठीक है। अब आप देखिए दिल्ली बहुत लोग घूमने जाते हैं, नई दिल्ली या दिल्ली भी घूमने जाते हैं, दोनों, नई दिल्ली भी और दिल्ली भी, ये दोनों इतनी क्यों घूमने जाते हैं लोग? ऐसा इसलिए है क्योंकि दिल्ली में जो भी सरकारें आई ना, दिल्ली आपकी राजधानी थी, उसको सुंदर बना के रखना था। और दिल्ली अब नहीं, इतिहास के बहुत पुराने काल से दिल्ली कभी राजधानी थी। दिल्ली आप देखो, जब ये अपने पांडवों का टाइम था तब भी तो दिल्ली बहुत बड़ी जगह था, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, तो दिल्ली बहुत बड़ी एक आइडेंटिटी थी उस टाइम पर। और दिल्ली तब से लेके आज तक एक इम्पॉर्टेंट जगह रही। तो यहाँ ढेरों महल, ढेरों इस तरह की इमारतें हैं जिनका संरक्षण टाइम टू टाइम करना जरूरी था, वरना वो खत्म हो जाती। तो दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार आई, दिल्ली को केंद्र ने भी संभाला, और दिल्ली में अगर राज्य सरकार बनी उसने भी संभाला, और दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स को इतना सुंदर सहेज के रखा कि आज वर्ल्ड में जितने लोग घूमने आते हैं इंडिया, वो सब दो ही जगह प्रेफर करते हैं ज्यादा जाना। ऐसे तो पूरे भारत में जाते हैं, लेकिन दो, इनमें एक है आगरा का ताजमहल देखने के लिए आते हैं, और दूसरा दिल्ली को देखने आते हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली में ढेरों इमारतें हैं। तो इन दोनों को प्रेफरेंस में रखने का लॉजिक है। आगरा का ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है, दुनिया में उस टाइम भी उसका नाम हुआ था। और दिल्ली में जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे हुमायूं का मकबरा है, जैसे दिल्ली का लाल किला है, कुतुब मीनार है, तो दिल्ली के इस तरह के साइट्स पे आप देखेंगे कितने ही अंग्रेज, अमेरिकी और जर्मनी के लोग, स्पेन के लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं घूमने। यानी इन दोनों में की इंपॉर्टेंस इतनी है। चलो आगरा की तो एक बात ही अनोखी है, लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ तो दिल्ली के इन मॉन्यूमेंट्स को सहेज के रखने का काम यहाँ की सरकारों ने, या देश की सरकार ने टाइम टू टाइम किया है। ऐसा नहीं है कि और जगह मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, हरियाणा में ढेरों मॉन्यूमेंट्स थे, लेकिन हरियाणा में सरकारों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे करके सारी चीजें खात्मे की तरफ हैं। नहीं तो हरियाणा में पृथ्वीराज चौहान का बहुत बहुत बड़ा नाम था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आज जो मेन सिमट के रह गया वो अजमेर के आसपास का इलाका है। तो जिस राज्य सरकार ने काम किया, बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार वो है जहां महाजनपदों में सबसे ताकतवर महाजनपद पनपा था, यानी मगध। तो इंडिया का जो पहला राजा था, उससे पहले इंडिया का कोई राजा नहीं था। इंडिया का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जहां पे राजधानी बना के बैठा था, टाइम बीतते बीतते वो सब चीजें खत्म होती चली गई। आप खुद देखें, बिहार में एक ऐसा दौर था जब बिहार, यूपी का इलाका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहीं पे महात्मा बुद्ध का जो घूमने का ज्यादातर एरिया था ना, इसी के आसपास था। बेशक वो जन्मे हो नेपाल के तराई में, लुम्बिनी में, लेकिन उनका जो मेन एरिया था जहां उन्होंने ज्यादा अपना ज्ञान बांटा, वो महात्मा बुद्ध का भी आप पढ़ेंगे और जैन का, महावीर स्वामी का भी पढ़ेंगे। तो ये बेल्ट जो यूपी बिहार की है ना, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया। महाजनपद मगध यहीं पर था, इसके आसपास की पूरी बसावट बहुत बढ़िया थी, लेकिन उतना नहीं संभाला गया। बिहार में तो कई साइट्स हैं अभी भी घूमने के, लोग आते भी हैं, यूपी में भी, लेकिन जितना दिल्ली पे ध्यान दिया ना, उतना नहीं दिया। इसका कारण क्या है? इसका कारण दिल्ली एक राजधानी है भाई, लंबे टाइम से राजधानी, 100 साल प्लस से राजधानी है, अंग्रेजों के टाइम बन गई थी, तो वहां संरक्षण थोड़ा सा ज्यादा किया गया। कोई भी मॉन्यूमेंट अगर आप निग्लेक्ट करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो 20, 30, 50, 100 साल बाद खात्मे की तरफ हो जाएगा। हरियाणा में बहुत सारी जगह थी घूमने की, लेकिन सब धीरे धीरे खात्मे की तरफ है, और आज से 50 साल बाद मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि आसपास के लोग जो होते हैं ना, हांसी में एक किला है, उस किले की दीवारों को तोड़
तोड़ के भी लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। और अगर सरकार बीच में नहीं आएगी तो कुछ दिन बाद जो वो छोटी मोटी दीवारें रह गई हैं वो भी सारी टूट फूट में दिखेंगी। अब तो ऑलमोस्ट टूटने पर आ गया। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने एरिया में आने वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनकी केयर करे। पर क्योंकि कोई कानून नहीं है तो आधी सरकारें करती हैं, आधी नहीं भी करती हैं। ये मैंने आपको बात बताई दिल्ली से जुड़ी हुई, ठीक है। तो देखो 49 क्या कहता है, 48 तक तो हो गया। 49 कहता है जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं या इस तरह के स्तंभ हैं, कोई स्मृति चिन्ह हैं, इन सब की केयर करना राज्य की जिम्मेदारी है, सब राज्य की है। 50 कहता है दो चीजों को अलग कर दो बिल्कुल, एक तो कार्यपालिका यानी जो काम करने वाली आपकी सरकार है, और एक न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनको अलग रखो। अच्छी बात है ना, क्योंकि न्यायपालिका का काम होता है हमेशा न्याय करना, चाहे कोई भी गलती करे, उसमें पीएम हो, सीएम हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, गवर्नर हो या कोई कितनी बड़ी हस्ती हो, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करे। कार्यपालिका अगर गलत करती है तो न्यायपालिका को तुरंत आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब ये दोनों पैरेलल चलते हुए अलग होंगी। बहुत दुख की बात है कि आपके देश की न्यायपालिका पर भी बादल मंडरा रहे हैं कार्यपालिका के, और कार्यपालिका अपना वर्चस्व धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्थापित करती जा रही है पिछले 8-10 साल 20 साल से न्यायपालिका के ऊपर। और अगर यही दौर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी न्यायपालिका पूरी तरह से एक छत्र राज कार्यपालिका का होगा और न्यायपालिका दब जाएगी, कुचल जाएगी, और उस टाइम पे फिर आपके हक की बात भी करने वाला कोई नहीं बचेगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोग लालच में आके न्यायपालिका में जो बैठे हैं वो लालच में आके कार्यपालिका को ज्वाइन करने के सपने देखते रहते हैं, और जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से 62 या 65 साल में रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं कि कार्यपालिका के मेंबर बन जाएं, क्योंकि एमपी बनने की तो मिनिमम कोई एज ही नहीं रखी गई है। तो वहां से अगर 65 में निकला है कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट से तो उसको रास्ता दिखा दिया एमपी बनने का, कि भैया तुमने जीवन भर खूब पढ़ाई लिखाई की, अब मजे करो थोड़े से और एमपी बना देंगे। तो सरकारें गलत तरीके से, क्योंकि सरकार के हाथ में है ना, राज्यसभा की एंट्री तो बहुत आसान होती है, इनडायरेक्ट होती है, आप और मैं तो इन्वॉल्व नहीं होते वहां पे, तो किसी को भी चाहे तो सरकार लालच दे के पहुंचा दे। और ऐसे अब तो लिस्ट में नाम आने लग गए हैं, अब एक एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन पिछली बार जब ये राम मंदिर विवाद हुआ था ना, बाबरी मस्जिद वाला, तब आप इसके बारे में थोड़ा सा खुद भी पढ़ना। इसमें जिन जजेस की बेंच थी उनमें से कुछ लोग जो थे उनको इसके राज्यसभा की तरफ मोड़ दिया गया। तो राज्यसभा में अगर कोई न्यायाधीश आता है तो ये बहुत खुशी की बात नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके ऊपर जब वो काम कर रहा था कोई दबाव रहा हो, या कोई लालच के चलते उसने बहुत सारे काम जैसा सरकारें चाह रही थी वैसे कर दिए हों। क्योंकि जब रिटायरमेंट होगी तो कोई सहारा तो चाहिए होता है ना, हर आदमी को लगता है कि यार 65 के बाद कुछ बढ़िया मिल जाए, वरना तो रिटायर हो ही जाते हैं। तो उसके बाद अगर पार्लियामेंट का रास्ता खोल दिया जाए तो लालच में आके इंसान हो सकता है, चांसेस हैं गलत डिसीजंस भी दे दें। तो इसीलिए ये जो रास्ता गलत खोल रहे हैं ना बैकडोर वाला, ये ठीक नहीं है, ये देश के लिए नुकसान करेगा। अदरवाइज आर्टिकल 50 में लिखा था कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक अलग अलग काम करें, पर धीरे धीरे न्यायपालिका पे ये हावी होते जा रहे हैं। 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए काम करो भैया, राज्य भी, पूरा देश। कैसे शांति के लिए, कैसे? क्योंकि आपके देश में बहुत सारा एरिया जो है ना इंटरनेशनल बाउंड्री से टच है। आप खुद देखो, मैप याद करो, आप राजस्थान की पट्टी को शुरू करो अगर देखना, तो राजस्थान से आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, कश्मीर पूरा टच है पंजाब के साथ, कश्मीर का एक हिस्सा आपका अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री 104 किलोमीटर की। फिर आप इधर आते हैं तो आपका चाइना स्टार्ट हो गया, चाइना फिर नेपाल है, भूटान है, इधर तक दूर तक जाएंगे तो आप बर्मा के बिल्कुल आसपास पहुंच गए। बांग्लादेश को आप बहुत बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच करते हैं, यानी आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री कई सारे देशों से टच होती है। तो लड़ाई झगड़ा तो आप सोचो प्लॉट पे 1 गज जमीन के ऊपर हो जाता है, गांव में मार काट मच जाती है, लोग मर्डर कर देते हैं। तो आपके तो देश की बहुत लंबी बाउंड्री विदेशों को टच करती है, तो लड़ाई तो होना बहुत छोटी सी बात है। बहुत ही मजाक टाइप है, एक स्टेप इधर उधर खड़े हो गया सैनिक तो उस पर लड़ाई मच जाए। लेकिन इन सबको मेंटेन करना आपकी भी जिम्मेदारी, आपकी मतलब यहाँ राज्य की। तो अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखें, क्योंकि राज्यों की सीमा लगती है विदेशों के साथ, कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिससे कि नुकसान हो, क्योंकि देश पहली चीज है, बाकी सब बाद में है। ठीक है, तो ये 51 आर्टिकल राज्यों को जोड़ के हमने सारे देख लिए। अब इनको एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं किताबी भाषा की जबान में। वैसे तो समझ लिया, लेकिन इनकी किताबी भाषा में देखें जरा। कल हमने लास्ट 45 पढ़ा था, देखो
45 आरंभिक शिशुत्व देखरेख, 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इतना पढ़ लिया। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 46 46 क्या कहता है? 46 SC ST, 47 पोषण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्वास्थ्य की बात करेगा। 48 खेती और पशुपालन की बात करेगा। तो 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग बैकवर्ड क्लास OBC के शिक्षा और अर्थ संबंधी, पैसे संबंधी हितों की अभिवृद्धि। राज्य देखे कि मेरे यहाँ कौन SC, कौन सी कैटेगरी ST, कौन से बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इनके हितों की मुझे रक्षा करनी है। ऐसा ना हो किसी राज्य विशेष में इनकी अगर आबादी कम है तो इनके ऊपर लोग हावी हो जाएं। यानी SC ST की सेफ्टी देखो कितनी जगह की गई है। पहले हम भाग में पढ़ रहे थे, भाग 10 में सेफ्टी थी, आर्टिकल नंबर 244 में सेफ्टी थी, और यहाँ राज्य की जिम्मेदारी भी है SC ST की सेफ्टी करना। और अगर शेड्यूल्स की बात करें तो 5वीं और 6वीं भी SC ST की ही थी, तो ढेरों जगह नाम आएगा। ठीक है, तो 46 समझ में आया। 47 क्या कहता है? पोषाहार, यानी जो हम पोषण लेते हैं, जो खाना खाते हैं, स्तर, इसका लेवल क्या है, और जीवन स्तर, भाई आपको पोषण कैसा मिल रहा है। अब मान लीजिए आपके देश में थैली का ही दूध चलने लगे, ये तो हरियाणा, पंजाब, कुछ राज्य हैं, राजस्थान भी क्योंकि वहाँ गाय भैंस ज्यादा है, और यूपी के गाँव के लोग भी जो थोड़ा सेफ खा पी रहे हैं क्योंकि वो लोग अभी भी मिट्टी से जुड़े हैं। लेकिन आप दिल्ली जैसी जगह अगर जाते हो, आपका कोई रिश्तेदार हो जो प्रॉपर शहरों में रहते हैं, जहाँ वो अपार्टमेंट कल्चर है या फ्लैट वाला कल्चर है, तो आप देखो उनका खान पान क्या है। वो पता ही नहीं, उनको ये पता ही नहीं कि दूध जो थैलियों में आ रहा है वो क्या है, वो ठीक भी है कि नहीं है। वो जो पालक की पूरी वो बंडल खरीद लेते हैं, जूटियां खरीद लेते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं कि वो कहाँ पैदा हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में कौन से इतने खेत रखे हैं, गंदे नाले, सड़े, जो गंदा नाला है ना जिसमें कचड़ा, सुअर भी मरे पड़े हैं, वहीं पे वो लोग कहीं क्यारियां बना के और उसको पैदा करते हैं और लोगों को खिलाते हैं। तो ये बहुत दिक्कत की बात है, और राज्य सरकार को थोड़ा देखना चाहिए कि मेरी जनता खा क्या रही है। लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता कैसे होगा? वो थोड़ी जाके देखते हैं कि कहाँ से तोड़ के काट के ला रहे हैं ये। लेकिन लोग जो खा रहे हैं ना वो गलत है, और ये जहर आने वाले 5-10 सालों में बहुत क्रिटिकल बीमारियां पैदा करेगा। फिर देश का आधा पैसा अगर बीमारियों पे लग गया तो देश में पेट कैसे भरेगा? ये बहुत दुख की बात है। जो पैसा हमें शिक्षा पे लगाना चाहिए, जो पैसा हमें अच्छी चीजों पे लगाना चाहिए, वो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने पे लगाना पड़ेगा अगर ये बीमारियां इसी स्पीड से बढ़ती गई तो। ठीक है, तो राज्य की जिम्मेदारी पोषण का ध्यान रखे, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य, तुम्हारे मेरी हेल्थ में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। तो जो ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हुआ ना, कितनी दुनिया मर गई, किसी के पिताजी, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बेटी, जो ये मरे हैं, इनका बहुत बड़ा कारण तो ये स्वास्थ्य के मजाक ही तो चला था। मुझे तो अभी कल परसों पता चला, कुछ ऐसे बड़े बड़े से लोग थे जो अच्छे नामी गिरामी थे, उनके साथ भी हॉस्पिटल्स में मजाक चला है। मतलब 10-15 दिन जो वो रखे गए ना अस्पतालों में, तो उनको ऑक्सीजन जितनी मिलनी चाहिए थी शरीर को, उससे कम दी गई, और वो कमी के चलते, उस कम मिलने के कारण क्या हुआ, जिंदा तो वो रहे 10-12 दिन, लेकिन उनके अंदर पूरे सिस्टम पे प्रभाव आया। किडनी, हार्ट, लंग्स और इंटेस्टाइन, इन सबको जितनी ऑक्सीजन चाहिए अगर नहीं मिलती तो धीरे धीरे इनके पार्ट्स डेड होने लगते हैं। ऐसे लोग बच भी गए हैं ना, तो पता नहीं कितनी बीमारियों का शिकार बनेंगे। मतलब कितनी घटिया व्यवस्था है हमारी कि लोगों को, जिनको बचा भी लिया गया है, उनके अंदर भी ऐसी बीमारियां छोड़ दी गई हैं, या उनको ऐसी मजबूर कर दिया गया उनके शरीर को कि बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। अब इसका असर हो सकता है 5-10 साल बाद दिखाई दे। यानी इंडिया का कितना सारा पैसा घरों से इस फालतू की बीमारी ने खा लिया, और उस बीमारी में खाने के बाद अब एक्स्ट्रा जो आगे इसके प्रभाव दिखेंगे वो तुम और मैं अभी समझ भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो रिसर्च के बाद पता चलेंगे। ये सब कहीं ना कहीं राज्यों की जिम्मेदारी थी ना, तो राज्य अपनी इस चीजों में नाकामयाब रहे। और कल मैंने एक भाषण देखा, बहुत ही शर्म की बात थी, आपने भी शायद देखा हो, CM हरियाणा ने क्या बयान दिया, आपने भी देखा होगा वो, कि उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल तो कितने मूर्ख हैं कि 2 लाख एक दिन में लोगों को इंजेक्शन लगा दिए, वैक्सीनेशन, ये कोविड वाली, कोविशील्ड वाली और कोवैक्सीन वाली। बोले हमें देखो, हम धीरे धीरे लगा रहे हैं, हमें पता है कि अगर हमारे पास वैक्सीनेशन कम है तो हम धीरे धीरे लगाएंगे। अरे धीरे धीरे लगा चाहे जल्दी लगा, लगनी तो उतनों को ही है ना जितनों की दवाई है। एक साथ लगा दिया तो वो एक साथ उतने सेफ भी तो हो गए ना। अगर उनको रोज 10-10 को बुला के लगाते तो वो उतने अनसेफ भी तो रहते। मतलब इसे कहते हैं इंडिया में लोग एनालाइज ही नहीं करते कि हम क्या बोल रहे हैं। उनके पास 2 लाख इंजेक्शन थे, उन्होंने 2 लाख तुरंत लगा दिए। यहाँ 2 लाख है तो रोज 10-10 को बुला
ला के लगाएंगे ताकि साल भर दिखाते रहें देखो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम 10 दिन लगाओ 20 दिन, हमें ये है कि कितने लोगों को लगे। तो जिसकी चीज की सप्लाई 2 लाख ही थी उसको आप 20 दिन चला लो, चाहे आप 50 दिन, उसको ये दिखा दो कि हम लगा रहे हैं। ये कॉमन सेंस है ना। एक अमेरिका का राष्ट्रपति है, देखो कितनी स्पीड से उसने कितना % लोगों को टीकाकरण पे सारा ध्यान लगा दिया, सब काम रुकवा के वैक्सीनेशन पहली प्रायोरिटी रखी, तभी तो देखो आगे निकल गए। मरे उनके भी दुनिया भर के लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो उनके आंकड़े देखना तुम, दुनिया भर के लोग अमेरिका में पीड़ित हुए, बहुत सारे मरे भी। लेकिन जब कंट्रोल में बात आ गई है ना तो वो वैक्सीनेशन पे सबसे पहली प्रायोरिटी से काम कर रहे हैं। और कल मेरे पास किसी ने, परसों बच्चे ने भेजा था कि किसी ने ना वो डाल दी याचिका सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं हाई कोर्ट में, कि जब देश में इतनी दिक्कत है तो ये सेंट्रल विस्टा पे क्यों निर्माण कार्य चल रहा है, इस पे कितने हजारों मजदूर काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उल्टे उस आदमी को पकड़ा कि तुम्हारी जो है मंशा गलत है और सेंट्रल विस्टा के को लेके तुम्हारे देश मन में देशभक्ति की भावना नहीं है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगेगा। तो उस आदमी को 1 लाख के जुर्माने में फंसा दिया। अब ये देखो कैसा लोकतंत्र, कैसी न्यायपालिका इस देश की है। उस आदमी ने कुछ सोच के कहा होगा ना कि देश में इस टाइम जरूरत है कि हॉस्पिटल्स पे काम किया जाए, वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाई जाए। ये सेंट्रल विस्टा 10 साल बाद बन जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। 2026 से पहले तो वैसे भी भारत में लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़नी नहीं है, जितनी है इतनी रहनी है। अभी 21 ही तो चल रहा है ना, 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल तक तो सीट ही नहीं बढ़नी। यानी 5 साल तक जितने आदमी हैं एमपी उतने ही रहेंगे। तो जितने में वो बैठ रहे हैं लोकसभा में प्रेजेंट में, वो छोटा कैसे पड़ जाएगा जब संख्या ही नहीं बढ़ेगी। 5 साल बाद उसका पूरा वो करा देना कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस देश में कोई बोल नहीं सकता, जो बोलेगा उस पर लाख रुपए का जुर्माना, और क्या कह दिया कि तुम्हारी मंशा ठीक नहीं है, तुम सेंट्रल विस्टा की इज्जत नहीं करते हो। अरे अगला आदमी सोच समझ के कुछ लिखा होगा उसने, कोई समझदार होगा कि ये विस्टा के निर्माण में जो ये लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हो इसको रोक दो कुछ दिन। मना तो नहीं कर रहा था ना, वो कह रहा था इस पैसे को वैक्सीनेशन में लगा दो और प्लांट लगवा दो, बाहर से आयात कर लो। लेकिन कोर्ट उसके बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। 47 हुआ हमारा, तो 47 देख लो, तुम्हारे राज्य का कर्तव्य था, किससे हटेगा। 48 पढ़ो जरा, क्या कहता है। कृषि और पशुपालन का संगठन, तो खेती और पशुपालन ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसके लिए भी काम करे। 48 का इससे जुड़ा हुआ होगा। पर्यावरण का संरक्षण करे सरकार और संवर्धन करे ग्रोथ, और वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम करे। भाई वन भी एक ऐसा ना सारी जंगल हटा के और वहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाए और वहाँ इस तरह की फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं, इनकी भी रक्षा करो। वन्य जीव कहाँ रहेंगे, वनों का संरक्षण करो, पर्यावरण की रक्षा करो, क्योंकि खेती और पशुपालन के चक्कर में इनको खत्म नहीं करना है। ठीक है, ये 42nd अमेंडमेंट से आया था, ये 48 का वाला। 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, राष्ट्रीय महत्व के, जैसे ये लाल किला है तो किसी एक आदमी की बपौती नहीं है, सबका है। ये ताजमहल पूरे देश का है, हम पूरे देश की आइडेंटिटी मानते हैं ताजमहल को। इन सब की रक्षा करें, राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन हमारे राज्य में क्या हाल है, हमारे राज्य में जिसके हाथ में पावर है वो सोचता है मेरे हिसाब से सारा देश चलेगा, या कम से कम मेरा राज्य तो चलेगा ही चलेगा। जिसका जैसा मन आता है वो वैसा काम करवा देता है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी अलग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझदार लोगों के लिए। आपके देश में न्यायपालिका बिल्कुल अलग होनी चाहिए और वो बिना दबाव के सही डिसीजन लेने वाली होनी चाहिए। अगर सेंट्रल विस्टा का निर्माण गलत था इस टाइम पर जब देश में पैसे की जरूरत थी और सरकार कह रही थी कि हम तो कंगाल हैं, हम क्या करें, हम बाहर से वैक्सीन भी नहीं मंगवा सकते, तब सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य न्यायपालिका को सच में आगे आना चाहिए कुछ मुद्दों पे कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये फालतू के इतने जो तुम ये खर्चे कर रहे हो इन सबको रोक दो। भाई अगर देश में दिक्कत है, आपदा है, तो देश के आप भी तो मेंबर्स ही हो। एमपीज को जो ये इतनी सैलरी मिल रही थी इसमें कटौती कर देते, 1.5-2 साल तो हो ही गया इस बीमारी को, या इनकी पेंशन्स को कम कर देते। जरूरी है कि इनको 5 लाख सैलरी मिले, इनकी सैलरी को 2 लाख कर दो, क्या फर्क पड़ता है। 5 और 2 में से 2 भी बहुत होते हैं, घर ही तो बैठे थे। जब देश बाहर नहीं निकल रहा तो ये कहाँ बाहर जा रहे थे उस टाइम पे। अगर देश के लोगों का डीए कट सकता है, एक आम आदमी का जो टैक्स भरता है बेचारा कांस्टेबल भी, तो उस टाइम पे इनकी सैलरी नहीं कट सकती क्या। देश पे तो आपदा सारे पे है ना, कुछ जनता है, इन पे भी तो आपदा होनी चाहिए। लेकिन इनसे पूछे कौन, इनको अलग कर दिया गया, लेकिन है नहीं, अब इस पे साया है पूरा। 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखे, सुरक्षा बनाए रखें, क्योंकि राज्य से जुड़ी हुई है इंटरनेशनल बाउंड्री। अब एक राज्य का कुछ नहीं लगना, जानबूझ के मान लीजिए कहीं किसी राज्य में एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो वो राज्य जानबूझ के सोचे कि इस इंटरनेशनल बाउंड्री पे जो लगता है देश, इससे
कैसे पंगे मोल लूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो एक हरकत करनी है, नाम हो जाएगा भारत का और मैं गड़बड़ करके और ये सरकार फंसेगी। गलत, बिल्कुल गलत सोच। ये राज्य की जिम्मेदारी है, आपकी बाउंड्री लगती है ना तो आप कुछ भी नहीं गड़बड़ करेंगे, आपको इंटरनेशनल पीस बना के रखनी है, मिस यूज नहीं करना इस चीज का, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए काम करें, राज्य की जिम्मेदारी है, हर राज्य की। 51 क ये बाद में ऐड हुआ और 51 क में कहा गया कि हर आदमी को अधिकारों की तो बड़ी इच्छा रहती है लेकिन मौलिक कर्तव्य भी निभाने सीखो, हम सबकी जिम्मेदारी है, जिसे कहा गया एक कर्तव्य है। अपने तो दे दिए निर्देशक तत्व और हमें जनता को कह दिया तुम्हें ये कर्तव्य निभाने चाहिए। क्या क्या कर्तव्य हैं? वो 11 कर्तव्य हैं, पहले 10 थे। तो 51 का मूल कर्तव्यों की बात करता है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा अंतः स्थापित थे। तो ये 11 क्या थे हम आगे पढ़ेंगे जब ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ इतना जान लो कि 11 कर्तव्य आ गए और यहाँ जाके हमारा भाग 4 खत्म हो गया, ठीक है। ये 4 क है, ये जो है ना भाग 4 क 51 बाद में आया, यहाँ तक था, ये 5वां स्टार्ट हो जाएगा उपराष्ट्रपति 52 आर्टिकल से। तो आज हम लोगों ने चौथा कंप्लीट पढ़ लिया, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलो एक बार अब देखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना रिवाइज करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। हमने देखा था भाग, हमने यहाँ देखे थे आर्टिकल्स। भाग 1 में आर्टिकल 1, 2, 3, 4 क्या था? यहाँ देश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी, सब कुछ पढ़ लिया था हमने, एक एक करके पढ़ा। उसके बाद 2 में थे बाहर से आने वाले राज्य और 3 में अपने राज्य की सीमा और ये सब परिवर्तन, 4 में इनसे जुड़ी बातें थी। भाग 2 आर्टिकल 5 से लेके 11 एक एक पढ़ा है तुमने, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 में क्या था जो 10 में भी था, नागरिकता की बातें। 11वें में क्या था लास्ट वाले में? नागरिक अधिनियम जो बनाया था ना अपना 1955 में। इसके बाद पाकिस्तान से आने वाले, पाकिस्तान जाने वाले, वर्ल्ड के किसी हिस्से वाले, किसी अन्य देश की नागरिकता लेने वाले, सब कुछ एक्सप्लेन किया था। भाग 3 में 12 से लेके 35 है, एक एक पढ़ा था आपने। 12-13 में राज्य, फिर न्यायालय में प्रवर्तन करा सकते हैं। 14 से लेके 32 तक तुम्हारे मेरे से संबंधित है, जिनमें से 31 हटा दिया। कहाँ गया? ये राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ चला गया? अब आर्टिकल 300A में, भाग 12 में, जो पहले भाग 3 में था अब वो 12 में है, ठीक है। बस 31 नहीं है अब इसमें। भाग 4 हमने पढ़ा, 36 से लेके 51 तक है और 36 में है राज्य की परिभाषा जो 12 में भी थी। 37 में है प्रवर्तनीय है, इनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। और 51 पढ़ लिया आपने लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय शांति वाला। इसके बाद है 4A भाग और 51A जो बाद में आया आपका इंदिरा गांधी के टाइम में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जिसमें कि मौलिक कर्तव्यों को आम आदमी को कहा गया आपको निभाने हैं और 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए, जिनमें देश की इज्जत करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज की इज्जत करना, अपनी हिस्ट्री पे फक्र फील करना, औरतों की इज्जत करना, वन्य जीव जितने भी हैं इनका संरक्षण करना और पर्यावरण की बात, इस तरह की बेसिक बातें थी। तो ये हमने 51 तक कंप्लीट पढ़ लिया। इसके बाद भाग 4 के बाद अब जो हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे भाग 5 होगा और तुम अच्छी तरह जानते हो 52 से लेके 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। इसके 5 अध्याय हैं। अध्याय मतलब उसमें अलग अलग टॉपिक शुरू हो जाता है। कल परसों कोई पूछ रहा था ना धन विधेयक, बजट, वो अब आएगा, इसलिए मैंने वहां नहीं बताया था। इसमें हम पढ़ेंगे पहले 52 से लेके 78 तक, जिनमें आप सारी बड़ी हस्तियों के बारे में जानेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम, क्योंकि आर्टिकल 52, 63 और 74 11-11 के अंतर पर हैं तीनों, इनमें सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 79 से 122, जिसमें आपका धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संयुक्त बैठक और लोकसभा का अध्यक्ष क्या डिसीजन लेगा, ये सारी बातें आ जाएंगी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में भी क्या चीजें होंगी, वो सब इसमें आएगा। इसके बाद आर्टिकल 123 पढ़ेंगे, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो राष्ट्रपति की शक्ति है अगर देश में लोकसभा राज्यसभा ना बैठी हो। इसके बाद आर्टिकल 124 से 147 तक पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जिसमें आएगा, उसकी सारी योग्यताएं, क्या क्या काम, क्या उसका एरिया, किस चीज में काम नहीं कर सकता, किस सब कुछ पढ़ेंगे। फिर यहाँ 148 से 151 तक, जिसमें आप पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब ये 5 पार्ट्स हैं भाग 5 के, जिसमें 100 आर्टिकल्स हैं और ये पूरे देश की व्यवस्था का एक बहुत अच्छी समझ पैदा करता है, पूरे देश के सिस्टम की समझ, और उसी सिस्टम को फॉलो करते हैं राज्य। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसमें सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आज हम लोगों ने गवर्नर बड़ा होता है या सीएम, राष्ट्रपति बड़ा होता है, कोई पूछ रहा है गवर्नर बड़ा होता है या सीएम, तो राष्ट्रपति बड़ा होता है या पीएम, ये आगे पढ़ेंगे। वैसे तो मैं इसको आगे डिटेल में इनमें सब कुछ पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी बता दूं आपके देश में दोनों
बड़े हैं, एक किताबी बड़ा है और एक रियलिटी में बड़ा है। तो किताबी मतलब है संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख पूछेंगे तो राष्ट्रपति है, राज्य का गवर्नर, लेकिन अगर वास्तविक प्रमुख पूछेंगे रियल में तो पीएम है देश का और सीएम है राज्य का। ठीक है, बता दिया मैंने ये नंबर। छोटी क्लास लेते हैं, छोटी कहाँ क्लास लेते हैं, आज तो टेक्निकल फॉल्ट था, नहीं तो मेरी रोज क्लास 40 मिनट की होती है, उससे बड़ी क्लास परिमल सर ने बिल्कुल मना की है। कल एक दो कमेंट में पढ़ रही थी, एक दो बच्चे ने लिखा था कि मैम सिलेबस बहुत स्लो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जिसका टारगेट सिलेबस पूरा करना है तो सिलेबस तो ऑलरेडी पूरा किया हुआ पड़ा हुआ है। मेरी ऐप जो आप लोगों ने लिया है ना, ये सब लोग सुने ध्यान से, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करा रखी है मैंने ऐप पे। पिछले साल ऐप शुरू किया था, तो कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस है। आपको अगर बहुत जल्दी सिलेबस पूरा करना है तो बेशक आप एक दिन में कर लीजिए। पूरी पॉलिटिकल साइंस पड़ी हुई है, कैबिनेट मिशन से लेके 1947 तक की यात्रा, पूरे की पूरी 47 तक की यात्रा मतलब संविधान की यात्रा 50 तक की, और उसके बाद फिर कैसे सारा सिस्टम काम करता है, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है कंप्लीट। जो इससे पहले पढ़ाया था वो आपके ऐप में, आपके फोन में है। जिसको लगता है ना कि स्पीड से सिलेबस करना, तो पूरा कंप्लीट कर ले बेशक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो मैं अब पढ़ा रही हूँ ना पॉलिटिकल साइंस, जो प्रेजेंट में पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, इसमें मैं टारगेट कर रही हूँ बहुत ज्यादा चीजों को डिटेल से पढ़ाने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज जब हमारे पास टाइम है तो हम पूरी पढ़ ले। तो जिसको जल्दी है, जिसको लगता है मुझे एक महीने में सिलेबस करना है, मुझे एक दिन में करना है, तो ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी स्पीड से पढ़ते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं आपको स्पीड से पढ़ा, मैंने तो सब कुछ पढ़ा रखा है। अब तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक बार धीरे धीरे सारी चीजों में से डिटेल में से निकाल रही हूँ। जो ये कंप्लीट करा रखा है ना, इसको पढ़ लो। जिसका पेपर एक आधे महीने में उसको लगता है होने वाला है, उसकी पूरी पॉलिटिकल साइंस पेपर के लेवल तक की कंप्लीट हो जाएगी। जिसके पास टाइम है वो रोज रोज इन क्लासेस को पढ़ता चले, डिटेल से सारी चीजें इसमें पढ़ाऊंगी। तो जिसको जल्दी है उसके लिए वो सिलेबस कंप्लीट है, मुझे कुछ नहीं करना उसमें, वो तो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। 50-60 क्लासेस हैं उसकी, उनको देख लो, पॉलिटिकल पूरा। लेकिन जिनको लगता है हमें रोज थोड़ा 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 सीखते चलना है, उनके लिए बेस्ट क्लासेस चल रही हैं। अब मैं हर चीज बिल्कुल एक एक करके बहुत बहुत ही लोकल सी भाषा में समझाती हूँ ताकि तुम्हें याद रह जाए। अब हम कल से आगे पढ़ेंगे 52 से 151 का सफर। ठीक है, चलिए। अच्छा, इससे पहले टेस्ट भी तो डलेगा ना? नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। ये 52 वाली लाइन पूरी करके तब टेस्ट डालूंगी, क्योंकि इतने छोटे टेस्ट में क्या होगा कि हर कोई फर्स्ट आ जाएगा, हर किसी के 100 नंबर। वो गलत फहमी हो जाती है कि मुझे सब कुछ आ गया। ये साथ साथ पढ़ते जाना, फिर इसका टेस्ट जब होगा तो ये चीजें तुम्हें सारी मिक्सअप में मिलेंगी। चलिए, डाउट पूछना है? डाउट मुझे लगता है अगर तुम मेरी क्लास देखते रहोगे डाउट होगा नहीं। फिर भी किसी का डाउट हो तो मेरे पास कौन से वाला नंबर है, मेरे पास 90-5300 90-5300 6116, ये नंबर है डाउट का। लेकिन डाउट मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ, अगर तुम मेरी क्लास ढंग से देखते हो तो तुम्हें 99.9% डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो ही इस पे मैसेज करना, फालतू के मैसेज कोई नहीं करेगा। और कोई ऐसे मैसेज नहीं करेगा गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, ये बहुत इरिटेटिंग होते हैं बच्चों। तुम खुद सोचो, हमारे साथ हजारों बच्चे जुड़े हैं, अगर हम रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग पढ़ते रहेंगे या उनको रिप्लाई करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना। कोई बहुत ही जेन्युइन डाउट हो, तुम्हें लगता हो यार ये सच में समझ में नहीं आया, तो डाउट मेरे पास भेजना। वैसे तुम्हें 99.9% चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कुछ चीज अटक जाती है ना कभी कभी, तो आपके पास एक बहुत अच्छी चीज आपके फोन में है जिसको आप गूगल बुलाते हैं। ये जो व्हाट्सएप और ये देखते हो ना फालतू की चीजें, फेसबुक, उससे फार बेटर है गूगल पे टाइप करोगे तो तुरंत से सारी जानकारी निकल आएगी। अगर कुछ अटकता है तो पहली प्रेफरेंस में यहाँ चले जाना। जब इससे भी समझ में ना आए, वैसे तो अटकेगा नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी अटक जाए, एक कोई छोटा सा पॉइंट है तो गूगल पे तुरंत सर्च करना, निकल के आएगा। नहीं निकल के आता तो फिर मेरे पास जब कोई ऑप्शन ना दिखे, वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि जितना मैं पढ़ाती हूँ ना उतना मोर देन एनफ है एक बच्चे के लिए समझने के लिए। चलिए, थैंक यू। हाँ, रिप्लाई नहीं करूंगी मैं अगर तुम ऐसे फालतू के क्वेश्चन, ये गुड मॉर्निंग मत भेजो, सिर्फ क्वेश्चन भेजना। ठीक है, सेंटर कब से ओपन होगा सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में हो तो हम तो कल से खोल दें। कल मार्केट में इतना बुरा हाल था, इतनी भीड़ थी, मतलब एक एक दुकान पे 20-20 लोग खड़े हुए थे, कम से कम हजारों लोग मार्केट में घूम रहे थे। सरकार को वो पता नहीं दिखते हैं कि नहीं दिखते, बस यही दिखता है कि लोग पढ़ ना लें। 12वीं के पेपर जो है कैंसिल कर दिए गए, बहुत दुख की बात है। और इसलिए दुख की बात है क्योंकि 12वीं के बच्चे तो बेशक खुश हो रहे हो, लेकिन हमें दिखता है, हमारा कोई जानकार 12वीं में नहीं है, मेरे तो रिलेशन में भी कोई नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है जिनका 12वीं वैसे ही पास हो गया ना, इनका भविष्य खतरे में है। जैसे आप बच्चे की जजमेंट करते कैसे हैं? मार्क्स तो बहुत जरूरी चीज है ना। मार्क्स, कुछ % लोग होते हैं जो कहते हैं मार्क्स से अलग हटके कर देते हैं काम, लेकिन फिर भी मार्क्स का एक डर, एक दबाव जो है ना बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये जो लगातार में अगर
4-5 साल ऐसे सरकार ने कर दिया ना, तो पूरी पीढ़ी निकम्मी, निठल्ली, नाकारा, जिनमें अकल ही ना हो, जिनका दिमागी विकास ना हो, ऐसी बन जाएगी। ये एग्जाम ना होना बहुत बड़ा नुकसान है लंबे टाइम में समाज का। क्या फर्क पड़ता है मोदी जी को पेपर हो ना हो? जिसके घर में 12वीं में कोई नहीं है उसको लगेगा मुझे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरा भी कोई ना, मेरे भाई बहनों का कोई बच्चा ना, हमारे घर में कोई बच्चा 12वीं में है। लेकिन मुझे पता है ये बहुत लंबे टाइम में बहुत नुकसान करेगा इस देश का। कोई फील करे ना करे, लेकिन टीचर्स जानते हैं कि ये गलत हो रहा है, 10वीं के साथ भी 12वीं के साथ भी। जब दुनिया इतनी इकट्ठी हो सकती है, मार्केट में इतने लोग जा सकते हैं हजारों, तो ये बच्चे पेपर नहीं दे सकते क्या? स्कूल की बिल्डिंग में एक कमरे में 5 बच्चे बिठा के पेपर ले लो, पूरे स्कूल खाली पड़े है ना। एक क्लास में, एक स्कूल में 12वीं के 1 2 3 3 ही तो सेक्शन होंगे, 10 सेक्शन होंगे, इससे ऊपर तो नहीं होंगे। उस पूरी बिल्डिंग में क्या पेपर नहीं लिए जा सकते? 2-2 बच्चे बैठा दो। हर स्कूल में 20 से ज्यादा कमरे मिलते हैं, हर स्कूल में 2-2 3-3 बैठा दो। इतनी तुम्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन बस वही बात है कि लेना नहीं पेपर। पेपर लेने का बहाना है ये, ना लेने का। अदरवाइज पेपर लेना कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है कि उनको वहीं बीमारी पकड़ेगी। और तुम्हें क्या लगता है 12वीं के बच्चे घर बैठे हैं? 12वीं के सारे बच्चे मार्केट में जाते होंगे। अब मार्केट में इतनी दुनिया आ रही है, तो क्या वो 12वीं से बड़ी बड़ी आ रही है? छोटे छोटे दूध पीते बच्चों को लेकर माएँ घूम रही हैं। लोगों में जब इतने लोग घूम रहे हैं, तो 12वीं के पेपर लेने में ऐसी कौन सी आफत आने वाली थी? पर देश का विकास करने की पड़ी किसको है? क्या फर्क पड़ता है 10 साल बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे 12वीं के, जब ये 18 साल के बच्चे 28 के हो जाएंगे, तो ये निकम्मे निकले, बेवकूफ निकले, नकारा निकले, ये चोरी करें, गलत कामों में जाएं, तो किसी को क्या फर्क पड़ना है? फर्क पड़ना है तो बस समाज को पढ़ना है, देश को पढ़ना है, और जिसका तुम और मैं भी हिस्सा है। पर समझाए कौन? चलिए, हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं हम बच्चों को संकट में नहीं डाल सकते। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो जय जय मोदी, हर हर मोदी वाला नारा बिल्कुल ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा कि ये जो 12वीं वाले बच्चे हैं अगले इलेक्शन में ये वोट डालेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और मोदी जी ने तो अपना वोट बैंक भर लिया, क्योंकि 12वीं के बहुत बच्चे खुश हैं कि भैया पेपर नहीं देना पड़ा। तो वोट में जाएंगे तो मोदी जी के नाम के आगे मुहर लगा आएंगे। चीजों को सिर्फ अपने तक सीमित ना देखें, इसको देखना चाहिए कि आज से 10 साल बाद के भारत में, जब आपका परिवार भी रह रहा होगा, मेरा परिवार भी रह रहा होगा, तब का भारत कैसा होगा। तब बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो कि अभी सोच ही नहीं सकते आप लोग। चलिए, थैंक यू।